Thank you so much, Mr. Nawaz. Now I would like to call Ms. Salma Yaqub from NICVD. She will teach you about basics of nurses and troubleshooting in rotablation. Thank you, Muntaha. First of all, I introduce myself. I am Salma Yaqub from NICVD Karachi. I am working in Cath Lab department since 2009 as a nursing supervisor. एक मेन चीज़ मैं अभी यहाँ पे कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के लिए जो कि नर्सिस को भी मिला है। नर्सिस और टेक्नीशियंस के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत कम है जहाँ पे नर्सिस और टेक्नीशियंस अपनी स्किल्स को यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर कार्डियोलाइफ। नाउ आई शेयर सम स्लाइड्स विद यू। रोटेशनल एथेरेक्टमी। In a rotational atherectomy, interventional cardiologists use a revolving instrument to break up calcified plaque that is clogging a coronary artery. Breaking up the plaque restores blood flow to the heart. We use rotational atherectomies for particular tough regions or tough blockages. Plaque is ablated into small particles called microparticles. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मेरे पास है जिससे आपको शायद इजीली समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग नेल फाइल कर रहे होते हैं और नेल हमारा एक स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे इस डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं तो कैल्शियम बिल्कुल इसी तरह से स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। और ये जो रेड ब्लड सेल है इससे भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि आरई सिस्टम के थ्रू पूरे सर्कुलेट हो रहे होते हैं। और इसके लिए एम्बोलिक प्रोटेक्शन फिल्टर डिज़ाइन किए गए हैं जो कि 100+ माइक्रोन्स होते हैं। इंडिकेशन फॉर यूज़ दिस डिवाइस, सिंगल वेसल होना चाहिए, कैल्सिफाइड होना चाहिए और जिसमें गाइड वायर इजीली पास हो जाए। मल्टी वेसल में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि इसमें पेशेंट को कोई रिस्क तो नहीं है। नेटिव वेसल होना चाहिए और लेस देन 25 ml लीजन होना चाहिए। इसमें प्रिकॉशंस, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30% है, लीजन लेंथ लॉन्गर देन 25 mm, एंगुलेटेड लीजन, रेकमेंडेड TPM। और ये जब हम लोग डिवाइस यूज़ करेंगे ये उन हॉस्पिटल में डिवाइस यूज़ करेंगे जहाँ पे एमरजेंसी बैकअप हो, जहाँ पे अगर पेशेंट पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जहाँ सर्जरी की नीड होती है, वहाँ पे फौरी तौर पे हम इनको OT में शिफ्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर CTO पेशेंट है, वायर ही क्रॉस नहीं हो रही तो उसमें हम लोग कर नहीं सकती, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। सेफलेस वेनस ग्राफ है जो बाईपास के बाद अगर उसमें कैल्शियम आ गया तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं कर सकते हैं। लास्ट रिमेनिंग वेसल, थ्रम्बस, सिग्निफिकेंट डायसेक्शन, नॉन सर्जिकल कैंडिडेट्स। बेसिक्स फॉर नर्सिस। रोटेशनल एथेरेक्टमी सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, ये डायमंड बर टिप है जो कि कैल्शियम को एब्लेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल इक्विपमेंट्स एंड डिस्पोजेबल। कैपिटल यहाँ पे नेक्स्ट में आपको ये देख लें। कंसोल इसका मेन पार्ट है जिसमें सारे कनेक्शन अटैच किए जाते हैं। फुट पैडल, डायनाग्लाइड। डायनाग्लाइड सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बर कैथीटर को हम लोग गाइडिंग कैथीटर से जब रिमूव कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, और उस वक्त डायनाग्लाइड को हाईलाइट करना है। उससे पहले डायनाग्लाइड हाईलाइट नहीं होगा। हम लोग जो अपनी रोटेशनल स्पीड है उसी में हम लोग इसको प्रोसीजर को करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा दूँगी। टैंक रेगुलेटर अटैचमेंट। टैंक रेगुलेटर में सिर्फ नाइट्रो गैस ही इसमें यूज़ होगी क्योंकि ये डिजॉल्वेबल है। और अदर गैस अगर कोई टैंक में होगी तो वो यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एडवांसर ये हमारा बर कैथीटर है जहाँ पे हम लोग इसकी एडवांसर के दो कनेक्शन होते हैं, वो आगे देखेंगे। और गाइड वायर इसमें जो यूज़ की गई है, इसका टॉर्कर आप इसमें पिक्चर्स में क्लियर देख रहे होंगे। इसका टॉर्कर दूसरे टॉर्कर से डिफरेंट है क्योंकि ये टॉर्कर ब्रेक डिफीट का जो बटन है यहाँ पे फिक्स किया जाता है इस रोटा वायर को टक करने के लिए। और रोटा वायर हीट रेजिस्टेंस है, दूसरी वायर इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। बर कैथीटर हमारे पास डिफरेंट साइजेस के होते हैं। स्मॉलर जो कैथीटर है स्टार्ट हो रहा है 1.25 से, और जो लॉन्गर जो लार्जर बर साइज़ है वो है 2.75। सिस्टम सेटअप को याद करने के लिए हमें अपनी 5 फिंगर्स को देखना होगा। 5 फिंगर्स हम लोग इसमें टिप ऑफ द फिंगर हम लोग ये स्टेप याद करेंगे। 5 कनेक्शन हमने कौन कौन से करने हैं। फर्स्ट कनेक्शन एयर सप्लाई, जो एयर टैंक है इसका कनेक्शन करेंगे कंसोल के साथ जो कि बैक पे अटैच करेंगे। और जो एयर टैंक है हमारा, इसमें जो
जो नाइट्रो होगी वो 500 PSI होनी चाहिए इसमें पर केस पर प्रोसीजर इसमें 500 PSI मौजूद होनी चाहिए, और जो हम डिलीवर करेंगे कंसोल पे वो होनी चाहिए 90 to 110। बी सेकंड कनेक्शन बी कनेक्शन जो है वो डायनाग्लाइड है फुट पैडल का। यहाँ पे आप देखें बी कनेक्शन, यहाँ पे डायनाग्लाइड क्या करेंगे, डायनाग्लाइड की 3 कनेक्शंस होते हैं। 2 कनेक्शन हम बैक ऑफ द कंसोल पे करेंगे और 1 कनेक्शन करेंगे फ्रंट ऑफ द कंसोल। 3rd कनेक्शन प्लग करेंगे कंसोल को और उसको स्विच ऑन कर देंगे। डी 4th कनेक्शन हमारा आएगा कनेक्ट फाइबर ऑप्टिक टेक्टोमीटर केबल्स। ये जो एडवांसर से हमने ब्लैक कलर की ये केबल्स होती हैं जो कि हमने अटैच करनी है। ये आप देखें डी, ये एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ये केबल्स अटैच करेंगे। कनेक्शन नंबर 5 कनेक्ट एडवांसर एयर लाइन टू फ्रंट ऑफ द कंसोल। अब ये पिक्चर में यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन ये एडवांसर पे एक रबर ट्यूब है जो कि कंसोल से अटैच कर देंगे। कैथेटर कनेक्शन को हम लोग जब यहाँ पे अटैच कर होते हैं, कैथेटर का साइज़ को जब चेंज करना होता है तो इसके कनेक्शन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप अलाइन होना चाहिए दोनों एडवांसर एंड बर कैथेटर को, दोनों को अलाइन करना है। सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, स्नैप इंटरलॉक टुगेदर। 3rd स्टेप में हमने ये जो आपको ब्राउन शीट नज़र आ रहा है, ये स्लीव को इंटरलॉक जब आपने कर लिया उसके ऊपर इसको स्लाइड कर देना है। टिप्स एंड ट्रिक्स, जब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें टिप्स एंड ट्रिक्स में हमें चेक ड्रॉ करना है। डी स्टैंड फॉर ड्रिप इसमें होनी चाहिए वेरीफाई इरिगेशन डिस्टल टिप ऑफ द बर कैथेटर। आपने ये देखना है कि जो हमने इन्फ्यूजन चला रहे हैं तो वो पूरा का पूरा इरिगेशन होनी चाहिए और टिप ऑफ द बर वहाँ से पूरा ये कंटिन्यूसली इसको फ्लोइंग होना चाहिए। आर स्टैंड फॉर रोटेशन, वेरीफाई द रोटेशन स्पीड। अब स्मॉलर पर जो हमारे पास है 1.25 to 2 mm, इसमें रोटेशन स्पीड जो होगी 160,000 to 180,000 RPM, और लार्जर पर जो हमारा होगा मोर देन 2.15 mm बर जो यूज़ करेंगे उसमें हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी 140 to 160 RPM। ए स्टैंड फॉर एडवांसर, चेक फ्री मूवमेंट। अब एडवांसर के ऊपर जो एक नोब ब्लैक कलर का नोब है, अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो उसमें ब्लैक कलर का नोब होगा, उसमें हम लोग बर की मूवमेंट चेक करते हैं। एंड उससे क्या करना, फॉरवर्ड एंड पुल बैक करके उसमें हम लोग कैथेटर की और नोब की दोनों की मूवमेंट्स चेक करेंगे। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वायर, चेक वायर क्लिप। अब वायर क्लिप जो टॉर्कर देखा था जो दूसरे टॉर्कर से डिफरेंट था, अब इसको क्या करना है, वायर को उसके अंदर आपने टक करना है और जो ब्रेक डिफीट का बटन है यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट दिया गया है, इसमें आपने टॉर्कर को फिक्स करना है। इसके बाद ये वायर जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको करना है, स्टार्ट करना है प्रोसीजर को। फ्लश सोल्यूशन के 3 पर्पज़ हैं। पहला, ये लुब्रिकेट करता है मोशन को। सेकंड, ये जो एकदम से रुक जाती है मूवमेंट्स रुक जाती हैं उसको रोकने के लिए यूज़ किया, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और सेकंड, हीट जनरेशन, जब रोटेशन चल रही होगी, जब रगड़ होती है पैदा तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसको हीट को रोकने के लिए ये सोल्यूशन को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और ये सोल्यूशन प्रेशराइज प्रेशर पैक जो हमारा यूज़ होता है उसमें प्रेशर पैक में प्रेशर होना चाहिए 200 mmHg। और अगर हमारे पास रोटाग्लाइड सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो भी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। हम लोग इसमें इंजेक्शंस का कंपाउंड बनाते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। 500 नॉर्मल लाइन में हम लोग 5000 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स हेपरिन करेंगे और उसके अंदर 2.5 वेरापामिल यूज़ करेंगे और 2.5 नाइट्रो, ये कंपाउंड बना के इसको फ्लश सोल्यूशन के तौर पे यूज़ करेंगे। अगर रोटाग्लाइड आपके पास अवेलेबल है तो आपने देखना है किस पेशेंट पे अगर पेशेंट को एग और ऑलिव ऑयल से एलर्जी है तो उन पेशेंट पे हम रोटाग्लाइड सोल्यूशन यूज़ नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन, स्लो फ्लो, डायसेक्शन, लॉज बर की डिफ्यूज़ कैल्शियम डिजीज़ में अगर हम लोग ये कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है और प्रिकॉशंस के तौर पे भी हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर हम लोग ये बर यूज़ करेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि ये बर वहाँ पे स्टक हो सकता है।
और यहाँ पे ओवर साइज़ होगा तो उसमें भी स्ट्रक होने के चांसेस हैं। परफोरेशन के क्या क्या चांसेस हैं? ओवर साइज़ बर यूज़ करेंगे तो उसमें परफोरेशन के चांसेस हैं। गाइड वायर बाइसिस हो सकती है। सीवियर एंगल्स, अगर टॉर्शियस वेसल है उसमें अगर हम लोग करें तो उसमें परफोरेशन के चांसेस हैं। यहाँ पे इम्प्रॉपर टेक्निक्स, ट्रबल शूटिंग। ब्लड इन शीथ। अब ये जो शीथ की बात हो रही है, ये कोई फेमोरल या रेडियल शीथ की बात नहीं हो रही है। ये जो हम लोग बर यूज़ कर रहे हैं, बर की शीथ है, शीथ के अंदर बर होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसके अंदर ब्लड आप को नज़र आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको प्रोसीजर को उसी वक्त डिसकंटिन्यू करना है और इसको वेरीफाई करना है कि आपकी जो प्रेशराइज सलाइन है वो अगर प्रॉपर तरीके से चल रही है तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं चल रही तो इसको आप आगे देंगे। प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स। स्टाल कंसोल उस वक्त हाईलाइट होता है जब एयर हाउसेस का कोई भी कनेक्शन लूज हो या फिर किंक हो, तो आपने इसको फौरी तौर पे इसको रोकना है और उसको कनेक्शन को क्लियर करना है और इसको रिकनेक्ट करना है। बर्ड डिटैचमेंट अगर ड्यूरिंग केस बर्ड डिटैचमेंट हो जाती है तो उसको आपने रीअटैचमेंट करना है, वही सिंपल 3 स्टेप्स के साथ। बर्ड लॉज इन शीथ। अगर बर्ड शीथ में लॉन्च हो चुका है, फंस गया है, तो आपने उसको जो एडवांस्ड नोब है उसको फॉरवर्ड करना है और इसको शीथ में से बर को निकाल देना है। ब्लैंक आरपीएम डिस्प्ले ड्यूरिंग प्रोसीजर। अगर तो आरपीएम बिल्कुल ब्लैंक आ रही है तो आपने फुट पैडल को अपना पाँव फुट पैडल से हटाना है, उसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बर्ड स्पिन्स आफ्टर फुट पैडल इज़ रिलीज्ड। अगर तो आपने फुट पैडल को रिलीज़ कर दिया है और फिर भी स्पिन हो रहा है तो आपने दोबारा से इसको चेक करना है और अपनी जो रोटेशन स्पीड है उसको हाफ करके 60 to 90 स्पीड लेकर आना है और उसको कैथेटर से आउट कर देना है। बर्ड नॉट स्पिनिंग। अगर तो बर्ड स्पिन ही नहीं हो रहा है तो आपने स्टेप नंबर 5 को रिपीट करना है, अपना पाँव रिलीज़ करना है फुट पैडल से और दोबारा से इसको करना है। एक्सपायरेशन डेटिंग, और इसमें रीयूज़ हम लोग नहीं करेंगे, पर ये सिंगल यूज़ है और इसमें एक्सपायरी डेट चेक करके उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। थैंक यू।